हाय बच्चों, आज हम लोग किसलाई बुक का 5 लेसन पढ़ेंगे। इसका 1, 2, 3 और 4 लेसन हम लोग पहले ही वीडियो में पढ़ लिए हैं। जो बच्चा 10th क्लास में उर्दू पढ़ता है उसके लिए यह हिंदी का बुक होता है। बिहार बोर्ड 10th एग्जामिनेशन में इसी बुक से 100 नंबर का हिंदी का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए, समझ कर और पूरे केयर के साथ पढ़िए। 5 लेसन पढ़ेंगे और जानेंगे 5 लेसन का नाम, इसे कौन लिखे ये भी जानेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। जो बुक का क्वेश्चन होता है वो भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग से बस इतना कहना है कि आप लोग हर एक शब्द को ध्यान से सुने। आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत आसानी से समझ पाओगे, और जब आसानी से आप समझ जाओगे तो हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजली तरीके से आप लिख पाओगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फाइव लेसन का नाम है हुंडरू का जलप्रपात। ये लेसन नेम है 5 लेसन हुंडरू का जलप्रपात। तो ये लेसन नेम भी याद रखना। और इसे लिखने वाले का नाम है कामता प्रसाद सिंह काम, जिसके द्वारा ये यात्रा वृत्तांत लिखी गई है। तो आप लोग ये भी याद रखना कि हुंडरू का जलप्रपात एक यात्रा वृत्तांत है जिसे कामता प्रसाद सिंह काम ने लिखे है। इसका रचनाकार अगर पूछे कि हुंडरू का जलप्रपात का रचनाकार कौन है तो आप लोग बता देना कामता प्रसाद सिंह काम। अगर क्वेश्चन में ये भी हो कि हुंडरू का जलप्रपात क्या है तो आप लोग ये भी बता देना कि हुंडरू का जलप्रपात एक यात्रा वृत्तांत है। तो पहले हम लोग इसका इंट्रो पढ़ते हैं, इस यात्रा वृत्तांत का इंट्रो पढ़ते हैं। सामान्यतः यात्रा वृत्तांतों में पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थानों का वर्णन किया जाता है। हुंडरू का जलप्रपात आदिवासीय संस्कृति की विशेषता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है। इस दृष्टि से पाठ उल्लेखनीय है। पहाड़, नदी, जंगल की सुंदरता के साथ ही उस इलाके में आसानी से उपलब्ध उर्वरक और कोयला खदानों का भी वर्णन है। यानी प्रकृति के साथ ही मनुष्य की जिजीविका और श्रम की महत्ता का भी संयोजन है। पाठ में बहुलवादी संस्कृति, सामाजिक संस्कृति के प्रति विश्वास प्रकट किया गया है। झरने की सुंदरता और प्राकृतिक दृश्यों की विशेषता के उद्घाटन से पाठ रोचक बनाया गया है। ये था ये यात्रा वृत्तांत का इंट्रो। अब हम लोग कहानी को देखते हैं। जो ये यात्रा वृत्तांत है इसे पढ़ते हैं। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। जमीन में हरियाली, आकाश में नीलिमा, पग पर पहाड़ों को देखकर धरती भी उबड़ खाबड़ और ऊंची हो गई है। तीव्र धारा और गंदले पानी के साथ नदियां बलखाती बह रही है, जिन्होंने मैदान की छाती चीरी है और पर्वतों का अंतर फोड़ा है। झाड़ी झुरमुटों, पेड़ पौधे और लता गुल्मों के साथ जंगल अपनी जगह पर आबाद है, जिन्होंने जंगली जानवरों को शरण दिया है। बेहतरीन सड़कें जिनके बनाने में ठेकेदारों को कम
तरदुदत और विभाग को कम व्यय पड़ा है, सांप की तरह भागी जा रही है और इन्हीं के साथ कुछ सवारी पर कुछ पैदल मुसाफिर भी द्रुत गति से चले जा रहे हैं। धरती पर आदिवासियों का नृत्य हो रहा है और आसमान में बादल आँख मचौनी खेल रहे हैं। जग-जग के कंठ से, जन-जन के कंठ से मादक गीतों की सृष्टि हो रही है, जिनसे पहाड़ और मैदान गूंज रहे हैं। जंगली जानवरों की आवाज़ के साथ जंगल का कोना-कोना बोल रहा है। विचित्र विचित्र पक्षियों की चहकन से पेड़ों की शाखा-शाखा गुलजार है। सुंदर जलवायु, मनोहर वातावरण, हवा धीरे-धीरे डोलती है तो अपने साथ फूलों की सुरभि बिखेरती चलती है। बादल धीरे-धीरे बरसते हैं तो उनसे स्वस्थ शरीर और सुंदर स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। नदियाँ कल-कल छल-छल स्वर्ग में बहती है तो किनारे पर के रहने वाले को अमृत बांटती जाती है। झरने सतत झरझर कर आँखों को तरी तथा नमी कल्पना को सुंदर खुराक, चित्त को स्वच्छता और पवित्रता प्रदान करते हैं। खानों में कोयला और अवरक, जंगल के तरह तरह की लकड़ी, फूल फूलगनियों पर नाचती तितलियाँ, फल भर के झुके जा रहे पेड़, शोभा संपन्न अवर्णनीय घाटियाँ, सुषमा की दर्शनीय नदियाँ, हरितमाला वाले मनमोहक मैदान, मन पर जादू जैसा असर करने वाले पर्वत, मस्त निवास, इन सबके साथ यह छोटा नागपुर। अभी जो हम लोग यहाँ से ये सब जो पढ़े हैं, ये भी आप याद रखना कि छोटा नागपुर क्या है। तो छोटा नागपुर स्वर्ग का टुकड़ा है। तो ये आप याद रखना कि छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई दफ़ा पूछा भी गया है कि छोटा नागपुर क्या है, तो स्वर्ग का टुकड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और पृथ्वी अपने कोष को उगल रही है तो वह कोयला बनकर लोगों के घरों में सोना ला रहा है। एक और पृथ्वी अपनी चमक दमक का प्रदर्शन कर रही है तो वह अवरक बनकर दुनिया का श्रृंगार कर रही है। अपने निरंतर संघर्ष से नदियाँ पत्थरों को खराद खराद एक नवीन आकार में प्रस्तुत कर रही है तो लोग उसे सफ़ेद शालिग्राम कहकर पूजते हैं। अब जब नदी के पानी जब एक पत्थर पे गिरता है तो वे एक नवीन आकार प्रस्तुत करता है, जिसे लोग सफ़ेद शालिग्राम कहकर पूजते हैं। पत्थरों से करुणा की धारा झर रही है, जिसे लोग झरना कहकर विस्मित भाव से देखते हैं। इस छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरना हैं, पर उनमें हुंडरू का झरना निराला है। मैं जब भी रांची गया हुंडरू देखने ज़रूर जाता हूँ। यह झरना है जिसने मेरे मन प्राण पर जादू किया है। यह झरना है जिसकी स्मृति भूलती नहीं। यह झरना है जिसके बारे में लिखते हुए मैं अघाता नहीं। रांची से पुरुलिया वाली सड़क
पर 14 मील जाने के बाद यह सड़क मिलती है जिसे हुंड्रू पहुंचते हैं। पुरुलिया रोड से इसकी दूरी 13 मील है, जो रांची से हुंड्रू 27 मील दूर है। आप लोग ये भी बात याद रखना कि रांची से हुंड्रू जलप्रपात का दूरी 27 मील है और ये पुरुलिया वाली सड़क से 14 मील जाने के बाद ये सड़क मिलती है। तो कुल दूरी इसकी है 27 मील। महात्मा गांधी ने कहा कि साध्य की प्रवृत्तता एवं महानता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान ही चाहिए। जैसा हुंड्रू का झरना वैसा उसका मार्ग। ये इतना बात महात्मा गांधी कहे हैं। तो आप ये भी बात याद रखना कि महात्मा गांधी ने हुंड्रू के संबंध में क्या कहा है। तो महात्मा गांधी ने हुंड्रू के संबंध में यही बात कही है कि साध्य की प्रवृत्तता एवं महानता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान ही चाहिए। जैसा हुंड्रू का झरना वैसा उसका मार्ग। ये इतना बात महात्मा गांधी कहे हैं हुंड्रू के संबंध में। तो आप ये भी याद रखना। रांची से चलने वाले मुसाफिर को झरना पहुंचने तक ऐसे ऐसे सुंदर मैदान मिलते हैं कि वहाँ थोड़ी देर ठहरकर टहलने की इच्छा होती है। ऐसे जंगल दिखाई पड़ते हैं जिनकी विभीषिका से शायद बाघ को भी डर लगता हो, और बीच बीच में पहाड़, उस पर झाड़ी, सब दर्शनीय, सब वर्णनीय। चूँकि महीना अगस्त का था, इसलिए धान की क्यारी की भी न्यारी हरियाली थी। बलखाती सड़क जिस पर चलने में आनंद आए, पथरीली जमीन एवं पत्थर की छाती चीरकर रहने वाली पतली नदी जिनके देखने में आनंद आए, पहाड़ों पर चहकती चिड़िया जिनकी चहकन सुनने में आनंद आए, सब मिलकर आनंद को कई गुना बढ़ा रहे थे। हवा यूं डोल रही थी जैसे सलाह लेकर डोल रही हो। छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति, जिनकी रहन सहन में 100% कला बसती है, मार्ग में यूं खड़े थे जैसे मेरा स्वागत कर रहे हो। मकई के पौधे कहीं कहीं अगल बगल में यूं लहरा रहे थे जैसे यहाँ वालों की किस्मत लहरा रही हो। इस प्रकार मार्गदर्शन का आनंद लेते हुए हम हुंड्रू के पास पहुँचे। एक बार मन ही मन मैंने इस झरने को प्रणाम किया। अब जो ये लेखक थे वो हुंड्रू देखने जा रहे थे, तो ये दूर से ही देखते हुए हुंड्रू के झरने को प्रणाम किए और यही बता रहे हैं कि हुंड्रू का झरना कैसा है। और वहाँ के छोटा नागपुर के आवासी के बारे में बता रहे हैं कि ये वहाँ के रहने वालों के लिए ये कैसा है और ये किस तरह उन सब के लिए एक उनका जरिया है हुंड्रू का झरना। अब आगे देखते हैं क्या है।
पहाड़ पर पानी की यह अजीब लीला, जिसका मुकाबला न राम लीला करे न रास लीला। पानी का इस प्रकार उछलना कूदना, धूम मचाना और इसकी यह आवाज़ जैसे 10-5 हाथी एक बार चिंघार रहे हो, जैसे 10-5 ट्रेन के इंजन एक साथ आवाज़ कर रहे हो, जैसे एक साथ कई हवाई जहाज़ चक्कर काट रहे हो, या जैसे कई सहस्त्र नाग एक साथ फन फैलाकर फुंकार कर रहे हो। पहुंचने के साथ यात्री के कानों में ऐसी ऐसी आवाज़ पड़ती है और अब झरना देखने लगा। वातावरण की प्रवित्रता ऐसी कि मालूम होता है मानो हम देवलोक के समीप पहुंच गए। यह क्या है? युग युग से पानी का आघात है, पत्थर की बर्दाश्त है, और ये एक प्रकार से यह पत्थर की क्षमता का प्रदर्शन है। पर एक पत्थर ऐसा भी है जिसकी छाती को चीरकर पानी निकलता है। यो एक प्रकार के यह जल की क्षमता का प्रदर्शन है, जिसके सामने पत्थर भी मात है। हाँ, पत्थर मात है। करुणा के सामने, प्रेम के सामने, जिसके अपार बल के स्वरूप पत्थर की छाती से धारा फूटती है, पत्थर की आँख से आंसू निकलते हैं और पत्थर का कलेजा पिघल जाता है। पहाड़ पर नदी का यह खेल है। यह नदी है स्वर्ण रेखा, जिसके उद्गम स्थान से 50 मील आगे आकर हुंडरू का यह झरना स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिले से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदी पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है। वहाँ पानी की कई धाराएं हो जाती हैं और जब सबकी सब धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती है, यह एक विचित्र दृश्य दिखलाई देता है। यह झरना है जिसकी ऊंचाई 243 फीट है। आप ये भी याद रखना कि झरना की ऊंचाई जो होता है वो 243 फीट ऊंचाई की झरना है। अगर पूछे क्वेश्चन में कि झरना की ऊंचाई कितना है तो 243 फीट है। तो आप ये भी याद रखना कि झरना की ऊंचाई 243 फीट है। उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है कि पानी के चक्कर और भंवर में पिसकर पत्थर का सफेद चूर्ण गिर रहा है। कभी ऐसा भी मालूम होता है कि रुई धुनने वाला अपनी धुनकी पर रुई धुनकर ऊंचे बैठा हुआ गल्ले को नीचे गिरा रहा है। बचपन में हवा की मिठाई लेकर फेरी वाला आता था तो उसका रंग लाल होता था। प्रतीत होता है कि वैसे ही, लेकिन उजले रंग की हवा की मिठाई लेकर पर्वत आज स्वयं फेरी देने निकला है। और कहीं कहीं बीच में चट्टान पर जब प्रबल धारा गिरती है तो संघर्ष से
इंद्रधनुष जैसा रंग उत्पन्न होता है। जान पड़ता है कि सतरंगा पानी हवा में उड़कर विलीन हो गया है या हवा में उड़ता इंद्रधनुष फरफरा रहा है। चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की यह लीला स्थलीय है। झरना के एक ओर का जंगल रांची में है, एक ओर का जंगल हजारीबाग में और बीच में झरना बह रहा है। मानो उसका यह संदेश हो कि वह सबके लिए, सबका कल्याण उसका उद्देश्य है। वह न रांची का है न हजारीबाग का, बल्कि सबका है। बड़े झरने के बगल में 1 इंच मोटी एक धारा ऊपर से नीचे धीरे धीरे पत्थरों पर से उतर रही है, जैसे महादेव पर कोई भक्त दूध चढ़ा रहा हो। नीचे जहाँ घनघोर धारा गिरती है वहाँ पानी करीब 20 फीट ऊपर उछलता है। लगता है पत्थर को चीरकर आने वाले पानी का स्वागत करने और उसको कंठहार पहनाने के लिए नीचे से पानी ऊपर दौड़ता है। मेरे मित्र कहते हैं कि शिव जी की बारात शायद इस राह से गुजरती थी। इसका स्वागत करने को पर्वत ने इस गुलाब पाश का प्रबंध किया था। वही गुलाब पाश स्वस्थ होकर अभी भी झरझर कर रहा है। स्वयं झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है। झरने के आगे की घाटी का दृश्य। पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती जाती है, जैसे थर्मामीटर में एक पतला पारा हो। आगे भी एक पहाड़ मालूम होता है। ज्ञात होता है पहाड़ नदी को ललकार रहा है कि यहाँ से तुम किसी प्रकार पार होकर मेरे आगे जा सको। तो जानो, यहाँ पर नदी यूँ दिखाई देती है जैसे नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंबार लगाकर उस पर झाड़ी उगाई गई हो। प्रकृति या परमात्मा ने अपने हाथ से यह सब किया हो, अन्यथा मनुष्य जाति में इतनी सामर्थ्य कहाँ। सैकड़ों वर्षों में भी मानव के प्रयत्नों से शोभा के इस विशाल वैभव की सृष्टि कठिन है। ये सब झरने के आगे का दृश्य है। तो आप इतना भी याद रखना, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि झरने के आगे की घाटी का दृश्य का वर्णन करें, तो यही जो अभी हम पढ़े हैं, तो यही झरने का जो यहाँ से और यहाँ तक पढ़े हैं, ये झरने के आगे की घाटी का दृश्य है। तो आप लोग इसे समझकर और अपने शब्दों में सजा कर लिख देना है। पहाड़ के ऊपर से एक पतली पगडंडी नीचे गई है और इसके सहारे हम भी कई बार नीचे गए हैं। नीचे जाकर हमें अनिमेष कुछ देर तक इस शोभा से अपनी आँखों की प्यास बुझाते रहे। ये सब झरना के आगे की घाटी का दृश्य है।
तो आप लोग ये सब याद रखना और थोड़ा ध्यान से सुनना बिना स्किप किए वीडियो को। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आपको इस चैनल पे पूरा बुक का रीड और क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा और MCQ क्वेश्चन भी टोटली चीज़ मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल का टोटल वीडियो देखना बिना स्किप किया और सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक सब करना। अब आगे बढ़ते। यह शोभा, यह छोटा और यह दृश्य, यहाँ इतना बड़ा प्रपात जहाँ 243 फीट से पानी नीचे गिरता है। बीच बीच में चट्टानों की वजह से हुंडरू की शोभा बिखर जाती है। पानी कुछ पीलापन लिए हुए है और यो सरसराता हरहराता गिरता है कि कुछ भयंकर मालूम पड़ता है। जिन्हें में यहाँ पानी गिरता है बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद है और यह भयंकरता भी उसमें नहीं। यह वह माधुर्य और कोमलता से ओतप्रोत जान पड़ता है। यहाँ का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ मानो आग की सृष्टि करता है, जिसका धुआं बराबर ऊपर उड़ता रहता है। हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हरिन की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। सारा पानी एक जगह सिमटकर जहाँ नीचे गिरता है उस जगह उसका रूप बहुत विशाल और भयंकर हो गया है। उस जगह हाथी भी जाए तो धारा के साथ कहाँ चला जाए इसका पता मिलना मुश्किल है। इसके बाद धीरे धीरे मंथर गति से इसका पानी नदी के रूप में जिनको देखने के लिए दिन रात दर्शनियों का तांता लगा रहता है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से एक बंगला बनवा दिया गया है, लेकिन खाने पीने के सामान का यहाँ भी अभाव है। हुंडरू प्रपात की भीड़ और चीज़ों का अभाव देखकर ख्याल आया कि यहाँ के लोग सचमुच अव्यावहारिक है। अगर किसी दूसरी जगह में ऐसा झरना होता तो वहाँ के लोग इसके पास दुकान बगैर सजाकर अपने लिए आय और दूसरों के लिए सुविधा का व्यवस्था कर देते। धन्य हुंडरू, किस युग से किस महाकवि की वाणी, किस संगीत की स्वर लहरी और किस प्रेमी की रुदन ध्वनि से पिघलकर यह पाषाण बह रहा है, यह कह सकना असंभव है। पत्थर का अंतस्थल जैसे पिघलकर बह
रहा है। वैसे यदि मनुष्य का अंतर द्रवित होकर बहने लगता तो संसार से कहल कपट स्वार्थ और छीना झपटी का अंत हो जाता। यहाँ दो तरह के पत्थर देखने में आए। एक वह पत्थर है जिसका अंतर फोड़कर विशाल झरना झर रहा है, और एक वह भी पत्थर है जिस पर न जाने किस युग से पानी की यह धारा गिर रही है, पर वह जरा भी विचलित नहीं होता, ज्यों का त्यों खड़ा रहता है, घिसकता भी नहीं, घसकता भी नहीं, खिसकता भी नहीं। 243 फीट का यह प्रपात निराला है। सुंदरता यहाँ साकार हो गई है और वर्ण शक्ति को यहाँ और भावों की कमी हो गई है। विचित्र शोभा जो कभी पुरानी नहीं पड़ती, और धन्य प्रपात है जो सदा एक सा बह रहा है। अविरल और अविचल दोनों का उदाहरण यहाँ एक बार में ही उपस्थित है। दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितना पानी या पहाड़ दान कर चुका है, पर इसको कोई अभिमान नहीं है। अंधे आवाज सुन ले तो प्रवाह का अंदाजा लगा ले, और बहरे प्रवाह देख ले तो आवाज का अंदाज लगा ले। समुद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है तो यह हुंडरू अपनी चपलता के चलते मशहूर है। आप ये भी बात याद रखना कि हुंडरू का जो झरना है यह अपनी चपलता के चलते मशहूर है। जैसे समुद्र अपनी गंभीरता के चलते प्रसिद्ध है, वैसे ही हुंडरू का यह जलप्रपात अपनी चपलता के चलते मशहूर है। कई दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आप ये भी याद रखना। किंवदंती यह है कि इस हुंडरू से 7 मील पर कुछ लोगों ने एक प्रपात देखा है जो इससे कई गुना बड़ा है, पर वहाँ जाने का रास्ता इतना बीहड़, घनघोर और भयंकर है कि जंगल के उस भाग में पहुँच सकना दुश्वार है। अगर बात सही है तो जंगल विभाग को उसका ठीक पता लगाकर वहाँ तक मार्ग का निर्माण कर देना चाहिए, जिससे वह प्रपात भी जनता के सामने आ सके। जो भी हो, हुंडरू दर्शनीय है, इसकी याद भूलने की नहीं। लेकिन कितने दिन गुजर गए, लेकिन पानी आँखों के सामने उसी प्रकार उछल कूद मचा रहा है। हुंडरू का जलप्रपात यातायात हम लोग पढ़ लिए। जो हुंडरू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत है ये हम लोग पढ़ लिए। और यहाँ इस रचनाकार का नाम है, रचनाकार जिसके द्वारा यात्रा वृत्तांत लिखी गई है उसका नाम है कामता प्रसाद सिंह काम। तो आप लोग ये भी याद रखना कि हुंडरू का जलप्रपात एक यात्रा वृत्तांत है जिसे कामता प्रसाद सिंह काम ने लिखे है, जिसके द्वारा यह यात्रा वृत्तांत लिखी गई है। तो ये कामता प्रसाद सिंह काम, ये नाम याद रखना। और यहाँ शब्दार्थ है, अब हम लोग शब्दार्थ पढ़ते हैं। नीलिमा, नीलापन, श्यामलता। नीलिमा का मतलब होता है नीलापन, श्यामलता। तरद्दुत, कठिनाई, परेशानी। द्रुत गति, तेज चलना।
तेज चाल। ध्रुव गति मतलब तेज चाल होता है। आप लोग शब्दार्थ भी याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है शब्दार्थ। गुलजार प्रफुल्लित खिला हुआ, बाग बगीचा अवर्णनीय जिसका वर्ण नहीं हो सके, दर्शनीय देखने लायक, विस्मित आश्चर्यचकित, साध्य लक्ष्य, विभीषिका संकट त्रासदी भय, उद्गम स्थान वह स्थान जहाँ से नदियाँ निकलती है, मूल स्रोत उत्पत्ति। विलीन लुप्त हो जाना। शब्दार्थ भी हो गया हम लोग, और यात्रा वृत्तांत भी पढ़ लिए। यहाँ इसका क्वेश्चन है, जो पाठ अभी हम लोग पढ़े हैं 5 लेसन, उसी का क्वेश्चन है ये सब। ये क्वेश्चन है, यहाँ तक क्वेश्चन है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो आप लोग वो नेक्स्ट वीडियो भी देख लेना, जिसमें इस 5 लेसन जो है पाठ हुंड्रू का जलप्रपात, इसका यहाँ जो क्वेश्चन लिखा है ये प्रश्न अभ्यास। तो हम प्रश्न अभ्यास नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आप लोग वो वीडियो भी देख लेना। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, अपना ख्याल रखना।